करते हैं अगली बड़ी खबर का और उस पर करेंगे हम चर्चा। अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से एलन मस्क भी सुर्खियों में है। एक डिपार्टमेंट याद होगा आपको, डॉज बनाया था। अब उसके ऐड बना दिए गए थे जिस वक्त भारत से तमाम वो कह रहे थे कि मैं बांग्लादेश को इतने मिलियन डॉलर जो है वो दिए हैं और पाकिस्तान को इतने दिए, बांग्लादेश के चुनावों को क्या चेंज करना था। तब ये बातें उठी कि क्या इसमें अमेरिका का दखल था। तो एलन मस्क जो है उस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया, तो वो सबसे पहले एड वापस ली गई थी। अब उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल है। ट्रंप से उनके समीकरण खुले तौर पर नजर आते हैं। और अब मस्क हैं तो कारोबारी। खैर, कारोबारी तो ट्रंप भी हैं। शायद यही लग रहा है कि दोनों ने इकट्ठे जो है वो अपने तरीके से जो है तमाम चीजें जो है वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दुनिया को वो चौंका भी रही है। अब एलन मस्क अपनी सैटेलाइट बेस्ड जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है स्टारलिंक, जो कि बहुत पॉपुलर है वहां पर, के जरिए बाजार में अब एंट्री लेते दिख रहे हैं। अब वो नया बाजार ढूंढ रहे हैं। आपको याद होगा मुलाकात भी की थी, भारत से किस तरीके से मुलाकात की थी और परिवार के साथ मिले थे। और वो देख रहे हैं कि भैया ऐसा है कि सबसे बड़ा बाजार भारत तो है ही है, भारत में लॉन्चिंग की भी तैयारी है। आपको ये भी बता दें, वो बांग्लादेश जैसा एक जो देश है वो भी उसमें शामिल है, लेकिन असल इंडिया है। इंडिया को लेकर के बड़े प्लान्स हैं। अब स्टारलिंक से ये लैस होने वाला है, लेकिन असल में स्टारलिंक इंडिया आना चाहता है, उसमें बांग्लादेश की कैसे एंट्री होती है और क्या है ये पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट से आप समझ लीजिए। भारत के बाजारों में खासकर ब्रॉडबैंड सेवा के मामले में अगर आपको कोई अच्छा ऑफर मिले तो ये मान लीजिए कि स्टारलिंक ने अपनी सेवा शुरू कर दी, क्योंकि अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अपनी सर्विस देने के लिए तैयार है। कई महीनों की देरी के बाद ही सही, कंपनी की तरफ से जरूरी दस्तावेज अधिकारियों के पास जमा करवा दिए गए। माना जा रहा है कि इसके बाद जरूरी रेगुलेटरी मंजूरी लेने की दिशा में प्रोग्रेस का संकेत है। अब स्टारलिंक को रेगुलेटरी मंजूरी और ऑपरेटर लाइसेंस की जरूरत होगी। इस पर मुहर लगाने के बाद कंपनी भारत में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च कर सकेगी। जाहिर है कि भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। बहरहाल भारतीय बाजार की बात तो बाद में है, बांग्लादेश जरूर इसे भारत के मुकाबले देख रहा है। वो चाहता है कि भारत से पहले उसके मुल्क में ये सेवा शुरू हो जाए। इसके लिए मोहम्मद यूनिस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार जोर शोर से लगी हुई है। उसने मस्क को बांग्लादेश आने का न्योता भी दिया है। मोहम्मद यूनिस ने अपने देश के मातहतों को साफ किया है कि स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा 90 दिन के भीतर शुरू करने के लिए जरूरतों के लिहाज से सारी व्यवस्था पहले ही मुकम्मल कर ली जाए। वैसे बांग्लादेश की ये हड़बड़ी छिपी नहीं है। जिस तरह से ट्रंप सरकार ने बांग्लादेश की USAID वाली आर्थिक मदद बंद की है, उसने बांग्लादेश को अपनी राजनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। अब वो मस्क के जरिए अमेरिका पर डोरे डालने में जुटी है। कुल मिलाकर मस्क की मौज बढ़ गई। भारत हो या बांग्लादेश, स्टारलिंक की सर्विस को लेकर छिड़ी ये होड़ उनके कारोबार का आसमान बड़ा कर रही है। वहीं अमेरिका भी इसे अपना दूसरा डिप्लोमेटिक हथियार भले ही न बताए, लेकिन ये काम उसी तरह कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इंडिया में तो जल्द शुरू ही होनी है, लेकिन इस बीच यूनुस खान जो है वो लिखते हैं चिट्ठी, और चिट्ठी भी भावुक तरीके से लिखते हैं कि साहब हमें ज़रूरत है, हमारे यहाँ पे आ जाइए, और 90 दिन का वक्त दे देते हैं। एक अधिकारी भी लगा देते हैं जो कि वहाँ अमेरिका में है। तो ये किस तरीके की मेल वगैरह चल रही है, भारत में बहुत जल्दी लॉन्च करना चाहते हैं। आखिर का कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि एक के बाद एक मैंने आपको कहा ना कि चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं चौंका रही हैं। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला अब हमें कंटिन्यू कर रहे हैं, समीर चौगांकर हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, इस खबर पर उनसे उनकी राय लेंगे। और हमारे साथ राहुल लाल भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ए मार्शल रिटायर्ड OP तिवारी भी मौजूद हैं, और राम नारायण जी भी इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, जो कि पूर्व डिप्टी DG हैं DOT के। सबसे पहले समीर जी आपसे ही शुरू करता हूं, फिर उसके बाद एक एक कमेंट में सबका ले लूंगा इस पूरी खबर के ऊपर।
मैं टैरिफ में नहीं जाता, मैं वो मिलियन डॉलर कितने जो है चुनावों को के लिए दिए नहीं दिए उसके ऊपर क्या सियासत हुई नहीं जाता, मैं नहीं जाता किसी और चीज़ के ऊपर कि रेसिप्रोकल जो है टैरिफ बिल्कुल उसी वक्त जैसे ही दौरा ख़त्म हुआ मैं उसमें नहीं जाता। अब स्टारलिंक पे ही आ जाता हूँ। तैयारी है भारत में लॉन्च होने की, मस्क मिल चुके हैं, ज़रूरी दस्तावेज पहले लेट हो चुका है, जमा नहीं करवाए थे, अब जमा करवा दिए, तुरंत हो जाएगा। एंट्री होती है बांग्लादेश की, चिट्ठी वो लिखते हैं कि 90 दिन के भीतर हमारे यहाँ हो जाना चाहिए, एक आदमी उनका भी बुला लेते हैं। अब मैं इसे ट्रंप से जोड़ता हूं, सर ये क्या चल क्या रहा है, हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझेंगे पहले। समीर जी। देखिए, अगर एलन मस्क को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जब से ट्रम्प की वापसी हुई है दूसरा कार्यकाल के रूप में, तो एलन मस्क को आप सिर्फ एक अमेरिकी व्यवसायी के रूप में मत देखिए। एलन मस्क को अभी आप देखिए कि अगर एलन मस्क आज अमेरिका के राष्ट्रपति के सबसे भरोसेमंद और सबसे करीबी व्यक्तियों में शामिल है, बिजनेस पार्टनर भी होंगे। मुझे तो पॉलिटिकल मूव भी लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए आप भारत का अगर बजट देखें तो टेस्ला को किस तरीके से अब आने के सहूलियत हो गई कि जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है, तो टेस्ला की जो उनका जो प्लान है टेस्ला को भारत में लाने का, उसको सहूलियत मिल रही है। और आज एलन मस्क से प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरीके से अमेरिका में मुलाकात हुई, और एलन मस्क जिस तरीके से अमेरिका में निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं, वो दूसरे देशों के अंदर जिस तरीके से निर्णयों में दखल दे रहे हैं और उनकी बातों को सुना जा रहा है, मुझे लग रहा है ये बता रहा है कि एलन मस्क क्या करने की स्थिति में है इस समय। और पहली बार है कि इस तरीके से अमेरिका का राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति के इतने प्रभाव के अंदर है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक बड़ा बिजनेसमैन इस तरीके से चुनाव में जरूर समर्थन होता है ओपन रूप से, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चुनाव के बाद इतना ज्यादा उनका प्रभाव रहे, ये एलन मस्क का दिख रहा है। मुझे लगा रहा है दूसरे जॉर्ज सोरोस साबित होंगे। हालांकि जॉर्ज सोरोस इस तरह के व्यक्ति नहीं थे, वो तो खैर अस्थिर करने का काम दूसरे देशों में जरूर कर रहे थे सरकारों को। एलन मस्क अपने व्यवसाय को बढ़ाने का काम करेंगे। फिर वो स्टारलिंक को, मुझे लगता है स्टारलिंक को हिंदुस्तान में भी परमिशन मिलेगी, बांग्लादेश में तो है ही, और भी बड़े बिजनेस अनुमतियां जो होंगी वो मिलेंगी। और मुझे लग रहा है कि एलन मस्क इस 4 साल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के रहते अपने व्यवसाय को, हालांकि दुनिया के सबसे रईस आदमी जरूर है, और अपने व्यवसाय को वो मतलब पूरे दुनिया के अंदर दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ाएंगे। और जितने उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति की मदद चाहिए, अमेरिकी प्रशासन की जो दखल और मदद चाहिए, वो पर्दे के पीछे भी लेते रहेंगे और वो खुलकर भी उसका इजहार कर कर पूरा फायदा उठाएंगे। मुझे लग रहा है आने वाला समय एलन मस्क के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। जी ठीक है। शुक्ला जी, एक कमेंट आपका, क्योंकि आप पे तो क्रिटिक्स कहेंगे ना, आप कहते हो टैरिफ नहीं, वो वहाँ पर कहते हैं कि जितना वो लगाता है चाइना इंडिया उतना ही मैं लगा दूंगा, कि आप कहते हो कि इतने मिलियन डॉलर वो खुले होकर, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है। अब उसने स्टारलिंक देना ही देना है, यूनिस से चिट्ठी लिख ली या फिर लिखवा दी। बांग्लादेश के साथ क्या चल रहा है आपने देखा, वहाँ हिंदुओं की हालत कैसी है। वो कहीं ना कहीं वो जो करवाना चाह रहा है वो अमेरिका वो तो कर ही रहा है। फिर आपके क्रिटिक तो इस पॉलिसी पे आपको तो घेरेंगे कि भैया आप फिर वोकल होते नहीं। देखिए, ये जो चीजें बांग्लादेश ने किया है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक चुनावी ढकोसले या राजनीतिक ढकोसले की तरह हम ले सकते हैं। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने बोल दिया है बांग्लादेश के मामले में कि मोदी जी देखेंगे, इंडिया विल सी बांग्लादेश, ये उनका लाइन था स्टेटमेंट का, उन्होंने मीडिया के सामने बोला। तब से, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है कोई पद पर नहीं है अभी, हालांकि बोले जाते हैं, लेकिन वो अभी डेमोक्रेटिकली प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए नहीं है, तो बौखलाए तो वैसे भी फिर रहे हैं। जो आदमी, इसके लिए मैं एक हमारे जो गांव देहात में बोली जाती है एक लाइन की, जेब में नहीं है दाने और अम्मा चली भुजाने। तो जिस देश के पास चावल नहीं है खाने को, जिस देश के पास गेहूं नहीं है, 50,000 टन चावल हमसे लेता है, जिसकी बिजली हमारे व्यवसायी अदानी प्रोवाइड करते हैं, जहां की बिजली, तो वो ऐसी बातें कर रहा है। स्टारलिंक जो है, हम आप 1 GB यूज करते हैं अपने यहाँ, यूएस डॉलर में देखें 60 सेंट पे, जियो हम यूज करते हैं इंडिया में, एयरटेल यूज करते हैं, 60 सेंट का हमें 1 GB पड़ रहा है, जो कि अगर हम स्टारलिंक यूज करेंगे तो $8 पड़ेगा। एक मशीन उसकी 1,57,000 रुपए की सिर्फ मशीन आती है प्रति व्यक्ति के लिए। ये चीजें, जिस देश के पास पैसा नहीं, जिस देश के पास टमाटर नहीं, जिस देश के पास कॉटन नहीं है, तुम्हारे पास कॉटन नहीं, कपड़ा पहनने को नहीं, चावल खाने को नहीं, और बात करेंगे स्टारलिंक लगाने की। हाँ, स्टारलिंक एक नई टेक्नोलॉजी है जो ऐसी जगह रिमोट एरियाज है जैसे हिमालय है, वहां पे यूजफुल रह सकती है। उससे इंडिया को कोई लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है पहले भी इंडिया का जो है 6 to 10% जो है इकोनॉमी प्रोवाइड करता है। और इंडिया का जो सिस्टम है, जो 5G सिस्टम अभी आ गया है, वो 2 Gbps तक की स्पीड देता है। स्टारलिंक 150 Mbps की स्पीड देता है।
जो ये हमारा ब्रॉडबैंड सिस्टम है, 300 रुपए वो मात्र इसी में चीज की तो 1 हवाला महीने दे का रहे खर्चा थे निकाल देता है। मैं इसमें वही है ना, तभी मैंने समीर जी से शुरू करा। इसमें अब एक बिजनेसमैन को अगर बिजनेस मिल जाएगा, वो तो अल्टीमेटली तो है तो बिजनेस ही ना। वो यूनिस जाते जाते वो चिट्ठी भी अगर साइन कर जाएगा, बाजार तो खुल ही जाएगा ना। अब वो भले माली हालत जो भी हो, एक सेकंड मैं एक जो आपने बोला कि 1,57,000 और ये तमाम चीज़ें अफोर्ड ना कर पाना, राम नारायण जी से मैं इसके ऊपर एक एक्सपर्ट कमेंट ले लेता हूँ। इंडिया फ्यूचर, स्टारलिंक और सर फिर बीच में बांग्लादेश की एंट्री, फिर मैं जो बाकी मेरे 2 बच्चे मेहमान हैं उनके पास आऊंगा। राम नारायण जी पहले आप। एक लाइन में कंप्लीट कर देता हूँ, बस एक लाइन, छोटी सी लाइन है। देखिए मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश में मान लीजिए स्टारलिंक आ जाता है, जिस देश की इकोनॉमी, आप बताइए, जिस देश की जीडीपी जो है अगर 100 करोड़ रुपए हो, वहां पे क्या आप रोल्स रॉयस चला पाएंगे जो 16 करोड़ की गाड़ी है? नहीं चला पाएंगे। आप खोल लीजिए, शोरूम खोल लीजिए, आप वहां ठीक, पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दीजिए, अच्छा जब ठीक, जनता ही नहीं खरीद पाएगी ठीक तो है। बिजनेस राम चलेगा नारायण कैसे? जी, राम नारायण जी। देखिएगा, बांग्लादेश पे तो मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहता। उन्होंने क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, तो वो तो सभी को जानते हैं जाहिर सी कि बात वहाँ हालत क्या है। जहाँ तक अपने भारत देश की बात है, मुझे नहीं लगता अगर स्टारलिंक की सर्विस इतनी महंगी हैं, फिर तो उसका पेनिट्रेशन बहुत कम हो पाएगा। और तो मैं सुरक्षा की स्थिति से बताता हूँ, तो फिर हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, जो टेक्नोलॉजी है स्टैटिक नहीं होती हैं, वो बहुत डायनेमिक होती हैं। आगे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। If the prices in the satellites crash down, then it will be a big competition to the terrestrial communication services. And if it replaces the terrestrial communication services to a large extent, in that case it becomes a security hazard to the extent because सर the आप थोड़ा modern सा अगर satellites हिंदी में and बोल maybe the पाएं, क्योंकि future. मेरे ज़्यादातर दर्शक हिंदी के हैं। अच्छा। और जो जो सैटेलाइट्स जो सर्विसेज हैं, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, बहुत फास्ट होते हैं और उसमें प्राइसेस बहुत क्रैश हो जाते हैं। अब जैसे अपनी टेरेस्ट्रियल सर्विसेज में भी पहले 16 रुपए पर मिनट का होता था, जाहिर सी बात आज है। के दिन हाँ, इतना रेट डाउन आ गया है। तो हम्म। सैटेलाइट सर्विस में जब इकोनॉमी ऑफ स्केल्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, अगर अगर सैटेलाइट सर्विसेज ने इसको रिप्लेस कर दिया, तो हमारे लिए 2 चैलेंजेस आ जाते हैं सबसे बड़े देश को अगर देखेंगे तो। एक तो ये कि जो डाटा है वो कहाँ स्टोर होगा और किसके कंट्रोल में रहेगा, जो प्रोसेसिंग है। दूसरा, क्योंकि सैटेलाइट तो स्पेस में है, उसमें टेरेस्ट्रियल ज्यूरिडिक्शन तो किसी का है नहीं, तो अब हम वहाँ कैसे इन्फोर्स करेंगे अपने लॉज को? अगर उन्होंने आज के दिन जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस है वो ये देखी जाती है वो टेरेस्ट्रियल के साथ में जुड़ी हुई है। टेरेस्ट्रियल के साथ जुड़ने के लिए आपको अर्थ स्टेशन चाहिए, तो अर्थ स्टेशन से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी अगर कम्युनिकेशन मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन हो जाता है और स्विचिंग सैटेलाइट के ऊपर ही हो जाती है, तो हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा, ना तो कम्युनिकेशन पे रहेगा ना डाटा पे रहेगा। एग्जैक्टली। तो ये चीजें हैं, हमें सोचने की जरूरत है कि जब हम अगर स्टारलिंक को या किसी भी वेब सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन तो को ऐसा अगर हुआ allow होगा करते हैं सर, क्या ये डिस्कस हुआ होगा? ठीक है, क्योंकि आप एक्सपर्ट आदमी हैं, आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। ये तो हुआ ही होगा ना, कि जाहिर सी बात है कि फिर एक अब ये कम्युनिकेशन भी हुआ होगा कि नहीं एक हुआ होगा, कंट्रोल है ना। नहीं, एक बहुत बड़ी कहावत है समटाइम, वो कहते हैं ना, इट्स ए कॉमन सेंस, बट कॉमन सेंस समटाइम इज सो अनकॉमन। कई बार हम पॉलिटिकल एजेंडाज में एक कंट्री के दूसरे कंट्री में वहाँ वो कर रहा है, ये नकल कर रहा है, वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं, उसके झांसे में आ जाते हैं और कुछ चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं। ठीक तो है, ठीक ये है, ठीक ओवरलुक है, नहीं होना चाहिए। तो ठीक है। ये सर्विसेज राहुल लाल, को, आपकी और समझ इसीलिए में क्या है ये पूरा? मैं एक चीज क्योंकि जाहिर सी थोड़ा बात सा है, फिर और उसके बाद मैं सर से डिफेंस का जो है एक्सपर्ट कमेंट लूंगा, क्योंकि सबके कमेंट हो गए। तो मैं चाह रहा था कि सर जो है उसके बाद जो है अपने तरीके से इस चीज़ को समझाएं, वो चीज़ जो कि शायद हमें नहीं पता है। राहुल, पहले एक कमेंट आपका। सचिन जी, देखिए, हमें लग रहा है कि मैं जो समीर जी ने जो चीजें समझाई, मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, आज के समय में अगर इस समय हम लोग स्टार लिंक को देखते हैं, तो कहीं न कहीं एलन मस्क अमेरिका सरकार का एक हिस्सा बन के दुनिया भर में दबाव बना रहे हैं और वो अपने सड़कों पे मार्केट खोल रहे हैं। भारत के लिए जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने सुरक्षा हितों का ध्यान रखें। अभी हम लोग, सचिन जी, हम लोगों ने देखा लड़ाई के दरमियान स्टार लिंक का किस तरह से लड़ाई के क्षेत्र में वो चीजें भी हम लोगों ने बांग्लादेश के स्थिति में नजर आती है। बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, वहाँ के जो भारत सरकार है, पूरे सरकार के वहाँ पे अमेरिका पश्चिमी शक्तियां वो खड़ी दे रही है वहाँ। तो ये हमें हिसाब से देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इस समय कि हमें हम लोगों को दबाव में नहीं आना चाहिए।
और ठीक, आप आपका सोच के ऑडियो मैं देखिए ठीक करवाता हूँ राहुल, मेरे ख्याल से ना आवाज़ जो है वो ठीक से आ नहीं रही है। मैं कहता हूँ पीसीआर को आपका ऑडियो ठीक करें। इस बीच तिवारी सर, क्योंकि जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन इज द की, और कम्युनिकेशन से आप सब कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं, भले वो यूक्रेन रूस की वॉर हमने देखी हो, इसराइल देखा हो, वो सब कुछ वही है कि कवच है आपका। अब उस कवच में आप एंट्री दे रहे हैं, किसी को भेदने दे रहे हैं, या फिर हमारे लिए किस तरह की चीज़ें डिस्कस की गई होंगी, ये कितना क्रिटिकल या कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टारलिंक की एंट्री ऑलमोस्ट जो है होने वाली हो चुकी है, सौंपे जा चुके हैं, क्योंकि आप बहुत इसको बहुत करीबी तरीके से देखते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं सर इंडिया के डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सुरक्षा के नज़रिए से? भी करना चाहूंगा। एक तो पहला रेवेन्यू, बिकॉज ये एलन मस्क जो है ये बिजनेसमैन, इनको तो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इनके दो कंपटीटर ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं, एक चाइनीज है और एक अमेजोन स्पॉन्सर्ड है। अफ्रीका में, ब्राजील में और कई देशों में जो एलन मस्क को लेना चाहते थे उन्होंने मना कर दिया है। तो इसको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एलन मस्क को एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट करना चाहूँ, बांग्लादेश से कहूंगा, बांग्लादेश में कितना इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, बिकॉज बांग्लादेश से रेवेन्यू जनरेशन तो नहीं हो पाएगा, जैसे शुक्ला जी बता रहे थे। तो ये तो ध्यान रखेंगे जहां से रेवेन्यू जनरेट होगा वहीं एक्सपेंड करेंगे, वहीं सप्लाई सपोर्ट करेंगे। जहां तक कम्युनिकेशन के सवाल है, देखिए यूक्रेन वॉर ने इसको मिलिटराइज कर दिया है। जिस तरीके से पहले साल में जिस तरीके से सैटेलाइट से इंट गैदर करके उन्होंने यूक्रेन की हेल्प की, रशिया काफी पीछे होता गया। रशिया जहां तक पहुंचना चाहता था पहुंच नहीं पाया। रशिया का प्रोग्रेस तभी शुरू हुआ जब से एलन मस्क का फीडबैक यूक्रेन को मिलना बंद हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मेन जो इनका जो स्कोप है पॉजिटिव है इनका, बिकॉज ही हैज गॉट अबाउट 7,000 सैटेलाइट्स इन अ वेरी लो ऑर्बिट्स। तो इस लो ऑर्बिट का फायदा क्या होता है, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इज वेरी हाई। तो इसको जब तक अपने पास कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, तब तक हमें यूज करना चाहिए, भारत को इसका यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपने टेक्नोलॉजी का एडवांस करना चाहिए ताकि हम इस कैपेबल पहुंच सके। बिकॉज आज सैटेलाइट के आज के वॉर में ये एक फोर्थ डायमेंशन है, अलग डायमेंशन है वॉर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दो एग्जाम्पल आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आप इजराइल का भी बात कर रहे थे, यूक्रेन में तो बहुत ज्यादा रोका है, नहीं, इतना जाहिर सी रशिया बात को है सर, वो होने पूरा के बावजूद भी नहीं पाया। मैंने तो हमें इसीलिए इसको यूज करना है, और ये हमारी मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स दे आर स्मार्ट इनफ, सरकार बहुत तेज है कि सब देश के हित में जो होगा वही फैसला ले रही होगी। हमें पे प्रियम लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे ऊपर के जो लोग हैं जहां पर भी है उनको सबको समझ काफी है, और सबकी अच्छी तरह से फीडबैक लेके हमें क्या साइन करना है, कितने हमें कहां से हमारा डाटा कंट्रोल होगा, कितना फायदा होगा, इसकी हमें नॉर्मल आम जनता को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके हम देख चुके हैं कि फॉरेन अफेयर्स में हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, सो पावरफुल, एंड पावरफुल के अलावा सो क्लियर कि हमारा देश हित, एब्सोल्युटली अमेरिका बिल्कुल, फर्स्ट, हमें भी अपने देश की जाहिर सी चिंता बात है। है, तो जाहिर हमने सी बात है। इनकी टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेना है और प्लस इनसे सीख के हमें एग्जैक्टली इसमें आगे बढ़ना है। एग्जैक्टली बिल्कुल वेरी राइटली सेड सर। ठीक है, ठीक है राहुल लाल, अपना कमेंट पूरा कर लीजिए, आपकी आवाज शायद ठीक हो गई जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अमेरिका के दबाव में आने की हम लोग को बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो अमेरिका सरकार के शक्तियों का प्रयोग बाजार को खुलवाने के लिए कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है, चूंकि जिस तरह से टैरिफ के रेट उन्होंने कम कराए हैं, नहीं तो अब जो अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, अब वो रेट उनके सामग्री का वो रेट नहीं होगा भारत में। अब क्योंकि भारत सरकार ने टैरिफ के रेट कम किया है, तो वो जो अब रेट होगा वो कम होगा। तो हमें अपने सुरक्षा के ऊपर, डाटा सुरक्षा का मामला बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके सुरक्षा के ऊपर। और जो अभी मैं पहले भी यही चीज कह रहा था कि रूस यूक्रेन वार में स्टारलिंक जिस तरह से एक्सपोज हुआ, वो केवल सिविल मामलों के लिए नहीं है, वो युद्ध क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर जाता है। तो हमारी जो संवेदनशील सूचना है वो न जाए। अब देखिए बांग्लादेश के मामले में मैं कहूंगा कि बांग्लादेश सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो अमेरिका तरीके पश्चिमी शक्तियों के कारण ही वो सत्ता परिवर्तन हो पाया है। भारत बांग्लादेश के मामले तो जी जी जी, आपका कहने का मतलब यह है कि इंडिया इतना वो नहीं, क्योंकि अब आपकी आवाज़ अभी भी पूरी ठीक नहीं है, कि ऐसा नहीं कि किसी ट्रैप में इंडिया आ जाएगा। इंडिया जो है, इंडिया भी अपने तरीके से अपनी ताकत, अपनी नेगोशिएशन, तमाम चीज़ें जानता है, और तभी वो कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी टफ नेगोशिएटर। लेकिन डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, अब एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद समीर जी के पास आऊँगा। ये जो तमाम चीज़ें कही गई हैं, इसको लेकर के क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास इतनी समझ थी कि स्टारलिंक क्या है, उसके इक्विपमेंट क्या है, क्योंकि फिर इसका कहीं मिसयूज ना हो, क्योंकि अब तक जो चीज़ें, जो बातें कही जाती रही हैं टैरिफ से लेकर के तमाम चीज़ों तक, उससे कहीं ना कहीं वो उम्मीद वाली बात नहीं सामने आई जो कि कहा जा रहा था।
देखिए मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए इसको यूज किया जाता है तो उसका पूरा कंट्रोल जो है वो यूएस के पास रहेगा। इंडिया इतना स्मार्ट है कि इंडिया अपने जो जैसे कि मेक इन इंडिया चीजें भी चली हैं, तो इंडिया ज्यादातर डिफेंस की चीजें जो है मेक इन इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे इतना पूरा भरोसा है हमारी फॉरेन पॉलिसी पे, हमारे डिफेंस की पॉलिसी पे, कि हम ये सब चीजें जो है अपने डिफेंस के लिए यूज नहीं करेंगे। ये सब चीजें जो है अमेरिका बनाता है छोटे देशों में, एक तरीके से मैं कहता हूँ पुराना, अगर मैं अभी तो कुछ नहीं बोल सकता क्या होगा, लेकिन अगर हम हिस्ट्री के तरीके से देखते हैं तो यूएस जो है नई नई चीजें लेके आता है जिससे जो है वो छोटे देशों पर अपना कंट्रोल ला सके। अगर बांग्लादेश इसको अपने डिफेंस के लिए यूटिलाइज करता है तो उसको यूएस को फायदा होगा। लेकिन मुझे इंडिया की पॉलिसी पे पूरा भरोसा है। इंडिया जो है अपने कोर चीजों में, डिफेंस की चीजों में जो है कभी स्टारलिंक जैसी या ऐसी चीजें जो फॉरेन गाइडेड हो इसको बिल्कुल नहीं लेगा। इस पे मैं उम्मीद पूरी जताता हूँ। समीर जी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आ तो रही है। अब इसके क्या, हमने यूक्रेन रूस वॉर में भी देखा, एलन मस्क भी देखा। अब दो बिजनेसमैन हैं, वो अपनी मार्केट बढ़ा रहे हैं और हमारे तो इलेक्टेड पीएम गए मिलने के लिए वहाँ से। इस बार क्योंकि चीज़ें और हालात और कुछ पॉलिसीज़ बदले बदले से नज़र आते हैं। मैं इंडो यूएस की बात ही करूँ तो ठीक है, एलन मस्क को फिलहाल के लिए रखते हैं कि चलो ठीक है, बिजनेसमैन है, वो तमाम तरीक़ों से आगे बढ़ रहा है साथ रहते हुए। पर इस बार थोड़े से हालात क्या अलग अलग से नजर आते हैं, जैसा कि हम यूजुअल इंडो यूएस देखते हैं। निश्चित रूप से देखिए, इस बात पर ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है वो बहुत बदला हुआ कार्यकाल है। जिस प्रकार से रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर दी है कि भाई जितना आप हम पे टैक्स लगाओगे उतना टैक्स आपके ऊपर हम लगा देंगे, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जिक्र किया, फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया के का उन्होंने जिक्र करा, तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार ये सुनिश्चित करेंगे कि इसमें भारत का हित किसी भी तरीके से खराब ना हो। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो सकती है, सुरक्षा की बात होगी, ये सारे पहलुओं पे भारत सरकार विचार करेंगे। जो भारत सरकार को लगेगा कि इसके आने से भारत सरकार को या देश को कोई फायदा हो रहा है किसी तरीके से, या तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा हो, या टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा हो, या किसी और पर्पज से अगर भारत को फायदा होता होगा, तो सरकार वो सारी चीजों पर विचार करके उस तरीके से बात करके आगे बढ़ेगी। सिर्फ इसलिए कि एलन मस्क का है और एलन मस्क को काम देना है इसलिए सरकार देगी नहीं, सारे चीजों पर विचार करके सरकार निर्णय लेगी। लेकिन यह भी तय है कि आज नहीं तो कल मुझे लगता है स्टार लीक का आना लगभग तय हो, कि जिस तरीके से उन्होंने फटाफट पेपर सबमिट किए, मुझे लग रहा है बातचीत हो गई होगी सभी चीजों को लेके। अब आने वाला देखना है कि कब परमिशन मिलती है और किस तरीके से परमिशन मिलती है। अगर वो स्टारलिंक देश के अंदर आता है तो मुझे लग रहा है कि नया और टैरिफ वॉर भी शुरू होगा, क्योंकि एलन मस्क चाहेंगे कि भारत इतना बड़ा बाजार है, चीन में वो जा नहीं सकते, हिंदुस्तान में वो आ सकते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे। सरकार देखेगी कि उन्हें किस तरीके से और कितना परमिशन देना है और किस एक्सटेंट उनको सपोर्ट करना है। जाहिर सी बात है। और लास्ट कमेंट राम नारायण जी, 30 सेकंड्स में इसमें क्या मतलब कि आम आदमी तक यूसेज होगा या लिमिटेड यूसेज होगा, सैटेलाइट बेस्ड है तमाम चीज़ें, तो इसमें अगर किस तरीके से जो है चीज़ें बनी होंगी? नहीं देखिएगा, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना चाहिए। बट आज के दिन देश इस स्थिति में है, इवन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी हम अपने सैटेलाइट्स को ऐसा काबिल बनाएं और ऐसी जहाज सर्विसेज की ज़रूरत पड़े तो हम अपना क्रिएट करें। लिमिटेड फॉर्म में एलन मस्क और या स्टारलिंक की एंट्री तो ठीक है, बट एक वाइड पर्सपेक्टिव में अगर आती है तो थोड़ा सा हमें थोड़े से एहतियात बरतने चाहिए। और श्योरली जैसे लोगों ने कहा है, जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा है, सरकार इन चीज़ों पे विचार कर रही होगी और नहीं कर रही होगी तो उनको करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अब वो करने के बाद अगर करती है अगर तेजी आई है कहीं ना कहीं जो बातों पे जो है वो सहमति बनी होगी, जो कुछ होगा देश हित में होगा, इसी उम्मीद के साथ। राहुल, आपकी अब आवाज़ मैं 2-3 बार ट्राई की, नहीं आ रही थी ठीक से, मैं इसको दोबारा करेक्ट कर रहा हूँ। वक्त मेरे पास इतना ही है, मैं आगे आपको एक्सटेंड करूँगा।